की राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक हलचलों के साथ दिल्ली एनसीआर के हर पहलू को आंचल में समेटे हुए आंचल प्रभात पत्रिका व आंचल पत्रिका न्यूज़। दोस्तों, मैं आपका होस्ट दीप सिलोड़ी लेके आया हूं आपका खास कार्यक्रम एक मुलाकात। जी हाँ, एक मुलाकात, जिसमें हम बातचीत करते हैं उत्तराखंड की उन हस्तियों से जिन्होंने अपनी कला, हुनर और प्रतिभा से अपनी एक पहचान बनाई है और लाखों लोगों के दिलों पर एक अपनी छाप छोड़ी है। साथ ही हम उनके जीवन सफ़र से आपको रूबरू कराते हैं, उनके संघर्षों से रूबरू कराते हैं। साथ ही होती है उनके साथ कुछ खट्टी मीठी बातें हमारे खास कार्यक्रम एक मुलाकात में। आइए देखिए हमारे साथ हमारा खास कार्यक्रम एक मुलाकात। मिला रहे हैं उत्तराखंड की एक ऐसी हस्ती से जिन्होंने अपने 6-7 साल के कैरियर में जो है अपना एक उत्तराखंड में नाम कमाया है। हास्य कलाकार के तौर पे वो जाने जाते हैं और साथ ही दिल्ली एनसीआर में स्टेज कार्यक्रमों के माध्यम से, अपनी एंकरिंग के माध्यम से और साथ ही लेखनी के माध्यम से भी वो लोगों के दिलों पर राज करते हैं। और जहाँ भी सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं उनकी बड़ी डिमांड आती है, क्योंकि हास्य कलाकार अपनी एक अलग ही पहचान रखता है। जी, आज हम आपको मिला रहे हैं उत्तराखंड के उभरते हुए युवा टैलेंटेड आर्टिस्ट सिब्बू रावत से। सिब्बू रावत लगातार पिछले 5-6 सालों से जो है दिल्ली एनसीआर में जो है संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, साथ ही कई सामाजिक संस्थाओं के साथ साथ ग्रुपों से भी जुड़े हुए हैं और लगातार उत्तराखंड के लिए हास्य कलाकार के तौर पर काम कर रहे हैं। साथ ही यूट्यूब में भी छोटे मोटे कार्यक्रम करते रहते हैं और हास्य कलाकार के तौर पर उन्होंने अपनी एक पहचान बनाई है। तो आइए आज आपकी मुलाकात कराते हैं हम उत्तराखंड के युवा टैलेंटेड हास्य कलाकार सिब्बू रावत से। सिब्बू रावत जी, आज आप हमारे कार्यक्रम में आए हैं एक मुलाकात में, आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद सिलोरी जी। आज आपने मुझे अपने न्यूज़ में मुझे आज इस लायक समझा, बड़े कलाकारों के साथ एक छोटे कलाकार को भी अपने न्यूज़ के माध्यम से मुझे दर्शकों तक पहुंचाने का काम किया। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं आपका। और साथ ही जो आप अपनी संस्कृति के लिए, अपने उत्तराखंडी कलाकारों के लिए काम कर रहे हो, मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। हम चाहते हैं कि कार्यक्रम की शुरुआत अगर कोई देवभूमि की स्तुति से हो जाए, कोई देवभूमि के गाने से हो जाए जो कोई आपको याद आ रहा हो, आपके दिल के करीब हो, तो बहुत ही अच्छा रहेगा। जैसे गाना है बद्रीनाथ के, इसमें जय जय हो बद्रीनाथा, जय जय हो बद्रीनाथा, जय काशी के दारा, जय जय हिमाला, आहा जय काशी के दारा, जय जय हिमाला, जय जय हो बद्रीनाथा, आहा जय काशी के दारा, जय जय हिमाला, आहा जय काशी के दारा, जय जय हिमाला। बहुत ही सुंदर, आपने भी जो है हमें देवभूमि के दर्शन करा दिए हैं। सचमुच बहुत ही सुंदर गाना गाया आपने। साथ ही हम जानना चाहते हैं, पहला क्वेश्चन हमारा है कि हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि आपकी पैदाइश कहाँ हुई, आपका बचपन कहाँ बीता, आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई, फिलहाल आप कहाँ रहते हैं और वर्तमान में क्या कर रहे हैं? मेरा जो जन्म है ग्राम खनारी, ग्राम सभा सनड़े, पोस्ट ऑफिस जाली, जिला अल्मोड़ा और तहसील दोराहाट, उत्तराखंड में हुआ है। मैंने शिक्षा पहले सरस्वती शिशु मंदिर जाली में 1 से 5 तक पढ़ाई करी। उसके बाद 6ठी से लेकर 12वीं तक मैंने राजकीय इंटर कॉलेज जाली में पढ़ाई करी। उसके बाद जो मैंने ग्रेजुएशन करी थी वो मैंने रानीखेत से करी। वो प्राइवेट फॉर्म भर के प्राइवेट द्वारा पेपर दिया। ग्रेजुएशन मैंने रानीखेत से करी, वहीं से मेरी शिक्षा हुई और जन्म मेरा गांव में हुआ। और बचपन से ही मैं जन्म से ही बचपन में गांव में ही रहा हूँ। वर्तमान में फ़िलहाल आप कहाँ पे रहते हैं और क्या करते हैं? अभी मैं वर्तमान में इंदिरापुरम गाजियाबाद में रहता हूँ और छोटी मोटी जॉब के साथ अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाने का काम कर रहा हूँ। अपनी कॉमेडी के माध्यम से, अपनी कविताओं के माध्यम से, अपनी लेखनी के माध्यम से, इसके माध्यम से अपनी संस्कृति को बढ़ा रहा हूँ। साथ साथ में प्राइवेट जॉब भी करता हूँ। आपको जो है अभी 5-6 साल ही हुए हैं उत्तराखंड संस्कृति के अंदर, लेकिन आपने एक अपना नाम कमा लिया है। सुनने में आता है कि आप बचपन से ही जब स्कूलिंग करते थे तो स्कूल में भी जो है आपके टीचर आपको कहते थे कि भाई आप जो है हास्य कलाकार के तौर पे बहुत सुंदर करते हैं आइटम, तो हर स्कूल के कार्यक्रम में वो आपको रखते थे। आपने कई अवार्ड भी स्कूल में जीते, क्या है थोड़ा याद? मेरे को जैसे बचपन से शौक़ था गाने गाने का, कॉमेडी करने का
मैं जैसे गांव में औरतें होती थी, जैसे 5-10 औरतें बैठी रहे, 20 औरतें बैठी रहती थी, मैं उनको हंसाने का काम करता था। जैसे वो बैठते थे उनके बीच में कुछ न कुछ बातें ऐसे कह के आ जाते तो हंस जाते थे। और स्कूल में से स्काउट का हुआ और सांस्कृतिक प्रोग्राम होते थे 15 अगस्त के दिन, 26 जनवरी के दिन, तो देखा मैंने भाग लेना शुरू किया उनमें। जैसे भाग लिया तो मैंने कहा, टीचर ने, पहले मैं गाना गा रहा था, टीचर ने कहा तो एक काम कर, कॉमेडी करना शुरू कर। जो कॉमेडी किया तो लोगों को काफ़ी अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा स्कूल टाइम से ही। और उन्होंने कहा तो एक काम कर, आगे को कॉमेडी करते जाना, तो आप लोगों को हंसाने काम बहुत अच्छा काम है। तो मैंने शुरुआत स्कूल से शुरुआत करी थी कॉमेडी करने की, गाना गाने की। तो आज इस लाइन में आके आज अपनी संस्कृति के लिए, अपने उत्तराखंड के लिए, सबके लिए आज मैं यहाँ उत्तराखंड के लिए गा रहा हूँ, स्टेज प्रोग्राम कर रहा हूँ और यूट्यूब के माध्यम से छोटी छोटी वीडियो डालते रहता हूँ। उसके माध्यम से मैं संस्कृति में कोई उस टाइम का आपका कोई ऐसा आइटम कोई जो स्कूल में आप ज़्यादा करते थे हास्य में, या कोई इस तरह का कोई आपका कार्यक्रम हो जो याद आ रहा हो आपको हमारे स्कूल में? बिल्कुल, जैसे कि स्कूल में मैं कॉमेडी करता था, लोग वहाँ बैठे रहते थे तो लोग यही कहते हैं गीत सुने दे यार, एक मैं अच्छा गीत हित के नहीं सुनानी यार, एक कॉमेडी कर लेनो, भाई कॉमेडी सुने दे यार तू। तो जैसे अच्छे से वो तो मैं कहती हूँ मुझे बता के कॉमेडी का है, तो मुझे अंग्रेजी बारम कर दी। अब अंग्रेज महारा इंग्लिश तो हम लीजिए काऊ अक्षर भैंस बराबर, इंग्लिश तो हमको आनी नहीं है। तो एक बार ऐसा बात है, आखिल पछिना बात है, जैसा अंग्रेज आ गए पहाड़ में, मैंने गाइड पर गया जो वो महारा टू 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 इंग्लिश कहती व्हाट इज डूइंग, मेरे को आई एम डूइंग, इंग्लिश तो आनी है, खाली डूइंग डूइंग लागे, मेरे को के नहीं गुरी आखिर भी डूइंग, वो भी डूइंग मेरे को तो चौखुटिया घूमिंग, मैं को चौखुटिया घूमिंग बोलो इंग्लिश में को मैं समय मैं को बैठिंग बैठिंग, मैं आपको गाड़ी में बैठे दी हूँ। जैसे गाड़ी में बैठाया जो महाराज आगला गया जब उनको मेरे को तो चौखुटिया छोड़ देना, मैं गाड़ी में बैठा, PWD काम चढ़े, रोड वोड सब खराब है आखिल वन, मैं आखिल गाड़ी चला, गाड़ी ब्रेक रे सब फेल है, जो गाड़ी है नहीं गड्डन, और मेरे हॉर्न पर मुने लग गया कैसे ऐसी क्यों, और हॉर्न दफ्तर में तो वो कम व्हाट इज डूइंग या क्या हुइंग, मेरे कार गड्ढे में घुरिंग, न हीलिंग न डूलिंग, बट इज पाँव करेंगे। बहुत ही सुंदर। आप जो है बचपन से यानी आपने प्रतिभा थी कॉमेडी की, और उसी को लेके आप जो है आगे निरंतर बढ़ते रहे। उसके बाद जो है आप गांव के बाद आप दिल्ली में आ गए। दिल्ली में आप जो है 2005 और 6 के बीच दिल्ली में आई। दिल्ली में किस लिए आई, क्या काम था, और किस तरह से फिर अपनी संस्कृति से यहाँ जुड़े? मैंने सोचा था कि 12वीं के बाद कॉलेज तो मैं एक गांव से प्राइवेट से कर लूँगा, कुछ यहाँ से आके सीखूँगा। तो यहाँ के एक छोटा भाई था मेरा नवीन, और वो अपनी संस्कृति से पहले ही जुड़ा था। तो एक बार कार्यक्रम हुआ था, मेरे को लगा कि यार उत्तराखंड के कैसे कलाकार हैं, कलाकारों को मिलना चाहिए। कलाकार रोज़ मैंने टेप में, कैसेटों में देखे थे, सीडियों में देखे थे, लेकिन कभी फेस टू फेस नहीं देखा था कोई भी कलाकार को। तो एक प्रोग्राम हुआ था तो मैंने देखा वहाँ पर, मैंने कहा मेरे को भी कलाकार है, 1-2 प्रोग्राम देखने का मौका मिला यहाँ पर। तो उसके बाद मैंने 12वीं करी। 12वीं करने के बाद मैं यहाँ आया तो प्रोग्राम यहाँ रामलीलाएँ हुई थी, भाग लिया रामलीलाओं में, प्रोग्रामों में। तो उसके बाद मैंने निरंतर ऐसे काम करते करते मुझे भी मौका मिलने लगा बड़े बड़े कलाकारों के साथ। आज माँ सरस्वती की कृपा से और आप सभी लोगों के प्यार से, आशीर्वाद से आज मंच कर रहा हूँ और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी करता हूँ और छोटे छोटे। आपने कहा कि आप जो है रामलीला भी करते थे, क्योंकि उत्तराखंड का ज़्यादातर जो भी कलाकार है रामलीला से निकला हुआ है, क्योंकि रामलीला जो है पहला स्टेज होता है किसी भी कलाकार के लिए, और आपने रामलीला में भी जो है परफॉर्मेंस किया। रामलीलाओं में कौन से रोल करते थे आप, और कोई अगर छुपाई या कुछ आपको याद आ रहा हो? रामलीलाओं में मेरा एक ही काम होता था, जैसे जोकर बनना। जोकर बनना मेरा खास काम, क्योंकि जोकर का ऐसा काम है, जैसे आता था मैं, वहाँ से पब्लिक बैठी रहती थी, वो आते थे, मैं दौड़ लगा के आता था वहाँ पर, कुछ ऐसे कपड़े पहन के, कुछ ऐसी एक्टिंग करके आता था कि वो लोग हंस जाते थे उसको देख के। तो पब्लिक जैसे बोर होती थी, वो कुछ बोर होने से और रुकती थी कि और कुछ लाएगा और कुछ करेगा ये। तो मैं जोकर का रोल ज़्यादा करता था। फिर मैं यहाँ इंद्रापुरम में भी पहाड़ी रामलीला होती थी, मैंने पहाड़ी रामलीलाओं में देखा। पहाड़ी रामलीलाओं में भी मुझे यहाँ देखा, मैंने भी जोकर बनने का शुरू किया काम। तो जोकर बनने से फिर मेरे को कॉमेडी का शौक़ पहले से था, मुझे लगा कि मैंने ये लाइन में कॉमेडी करनी है। कोई ऐसा रोल आपको याद आ रहा हो रामलीला के समय से जिसकी सबसे ज़्यादा डिमांड होती थी? जब आप जोकर बनते थे तो सबसे ज़्यादा डिमांड आती थी कि आप वो वाली परफॉर्मेंस जरूर करें अपनी। उस टाइम में एक ही आती थी कि मतलब तू कुछ जोकर बन के कॉमेडी सुना दे हमें और पब्लिक को हंसा दे कुछ।
तो मैं पब्लिक को हंसाता था वहाँ पर। और वो बोलते थे कुछ तो कह दे। मैं जाता था, मैं कहता था देखो कविता कर दूँ तुम्हारे सामने में कि कविता कर दी से कह दे यार तू। आज शादी तो मेरी हुई नहीं थी, लेकिन खाली बीवी के बारे में बता देता था, मेरी बीवी ऐसी है, मेरी बीवी वैसी है। वो सोचते थे वाकई में इसकी बीवी शादी होगी। तो मैं 2 लाइन तुम्हें बताता हूँ कविता। तो वो जो ब्याह करे क्या हाल नहीं और के पछतानी मतलब दाजू ब्याह के करो दुखम रही, दाजू ब्याह के करो दुखम रही, कबड़ी बीमार तो कबड़ी जख्म रही, कबड़ी बीमार तो कबड़ी जख्म रही, दाजू ब्याह के करो दुखम रही, अम्मा ब्याह के करो दुखम रही। आज चूड़ी न है, आज चूड़ी न है तो भो माऊ न है, आज चूड़ी न है तो भो माऊ न है, आप पीसी न है तो भो चाऊ न है, जबनी के काम नहीं हो दिने के खाओ न है, मैं नहीं डरी हमेशा मिहोड़ो टुकुम रही, दाजू ब्याह के करो दुखम रही, दाजू ब्याह के करो दुखम रही। बहुत ही सुंदर। आप में जो है प्रतिभा, टैलेंटेड जो है खूब के पहले से ही भरा हुआ था, और जिस तरह से आप कॉमेडी करते थे, चाहे रामराव में हो चाहे स्टेज कार्यक्रमों में, दर्शकों ने आपको खूब पसंद करा। कॉमेडी के साथ साथ आप जो है धीरे धीरे एंकरिंग की ओर भी आए। कई स्टेज कार्यक्रम में हमने देखा कि आप एंकरिंग भी कर रहे थे, क्या था वो थोड़ा? मुझे यहाँ बड़े कलाकारों का सपोर्ट मिला, जैसे बिशन सिंह हरियाला जी हैं, प्रकाश काहला जी हैं, जगदीश आगरी जी हैं। तो इनका प्रोग्राम होता था, मेरे को बोलते थे शिबू आजा। जब आते थे मैं देखता था यहाँ एंकरिंग कर रहे हैं, तो एंकरिंग कई लोग जब एंकरिंग करते थे तो क्या होता था, वो एंकरिंग करके गाना गाते थे। अब उसमें कॉमेडी नहीं हो पाती थी। तो मुझे लगा यार अगर मैं एंकरिंग करूँगा, जब तक कलाकार गाना गाने के लिए आएगा, मैं 2 शब्द वहाँ पर एक टुकड़ा जैसा हंसी मजाक का छोड़ दूंगा, तो पब्लिक और भी बैठेगी और भी हंसेगी, पब्लिक बच जाएगी, यहाँ पर पब्लिक जाएगी नहीं। तो मुझे लगा ये एंकरिंग चल सकती है इसमें। तो मुझे एंकरिंग करना भी शुरू कर दिया मैंने, और एंकरिंग करते करते आज 3-4 साल एंकरिंग करते भी हो गए। कोई ऐसी परफॉर्मेंस एंकरिंग के समय पे जो आप मुहावरा या कोई भी आप जो है अपना जो है स्टार्टिंग में करते थे एंकरिंग के समय पे, दर्शकों के लिए वो कोई याद आता? एंकरिंग के समय तो जैसे कलाकार गाना गा के जाता था, तो मैं बैठता, मैं पहले तालियां बजाने के लिए बोलता था, वो तालियां नहीं बजाई, मैं कहता और भी जोर से तालियां, वो नहीं बजाते, मैं तो और भी जोर से तालियां। वो पहले तो आधे वैसे हंस जाते थे कि मैं कहता यार ये पहाड़ी हो गए, तुम इतना तालियां नहीं बजा पा रहे हो। अगर मेरी बीबी होती ना, ये पूरी जितने तुम पब्लिक की तालियां हो रही वो अकेले बजा देती थी। वो और भी हंसते हंसते तालियां बहुत जोर से बजाने लगी। ये मेरा पहले हुआ है। इससे शुरुआत करते करते फिर बीच बीच में छोटी छोटी कॉमेडियाँ करते करते और पब्लिक को बात बता देता हूँ। कोई और परफॉर्मेंस जो मंच पे आप करते थे जिसकी सबसे ज़्यादा डिमांड आती थी और हर कोई कहता था आपको कि सिपू रावत आया है मंच पे तो ये परफॉर्मेंस ज़रूर करें? जैसे मैं जाता हूँ, वो बोलता कि तुम कोई से मतलब जैसे कि अभी मैंने बीवी के बारे में बनाया, क्या के करो दुखम रहे, ये वाली इसकी बहुत ज़्यादा चर्चाएँ थी। जहाँ भी मैं जाता था ये वाली तो पक्का बोलना, शादी के ब्याह कर दुखम रहे। और एक आता था जैसे मैं दिल्ली आई ना, दिल्ली आई महाराज, न जान न पहचान तू मेरा मेहमान, न मैं जान न किसी को जानने वाला न पहचानने वाला। यहाँ आया तो देखा तो दिल्ली में मेरे चाचा रहते थे, मैं फ़ोन किया चाचा नौकरी चाहिए। वो नौकरी तू इतनी जल्दी क्या आ गया दिल्ली, तू दिल्ली के लिए अच्छा ही तू जल्दी, मेरे को क्या बैजुल भजे है घर में और तू नौकरी कर। तो उनको तो एक काम कर, मैं तो बहुत बिजी छूँ, ठीक है नंबर दे दूँ, वो नंबर में नहीं जो कोठी में नौकरी छूँ और 543 नंबर जाती है बस कापड़छेड़ा बॉर्डर। तो 543 नंबर पकड़े, कापड़छेड़ा बॉर्डर उतर दे। अब महाराज गाजीपुर बॉर्डर पर मैं पहुंचा तो 543 नंबर बस का वेट किया। तो सुबह से लगा मैं गिनने में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 करके सुबह से लेकर शाम तो हो गए 335 ही हुए और 543 आई नहीं। तो चाचा खट्टे करके मेरे को वहाँ पर मिल गए। अरे शिबो तू आएगा छो वहाँ पे, मेरे को कजबा काका आए 332 है, अरे 543 तो आई नहीं बस अभी, ये तो 332 ही आए हैं अभी। तो ये वाली मतलब काफ़ी चर्चा होती थी ये कॉमेडी। यानी आप जो है नए नए एक्सपेरिमेंट करते रहते थे और जनता को भी जो है आपकी कॉमेडी बड़ी पसंद आती थी। आप लगातार जो है मंचों पे एंकरिंग भी कर रहे थे, कॉमेडी भी कर रहे थे, साथ साथ जो है आप जो है बड़े से बड़े उत्तराखंडी कलाकारों को भी आप जो है मंचों पे मिलते थे, रूबरू होते थे। कैसा सहयोग मिलता था कलाकारों के बीच में जब आप भी जाते थे एक युवा कलाकार के तौर पर? मेरे को स्टार्टिंग में जब आता मेरे को कोई जानता भी नहीं था, मेरे को पहचानता। जैसे मैं कलाकारों के साथ गया, कलाकार अगर कोई बड़ा कलाकार अगर छोटे कलाकार का नाम ले ले स्टेज में कि ये कलाकार इसके लिए वे तालियां बजा दो, तो बहुत खुशी होती है। तो ऐसे ही बड़े बड़े कलाकारों ने मुझे मेरा नाम लिया वहाँ पर
जब मैं एंकरिंग करता था उससे पहले जिसको प्रोग्राम मिला वो चले जाता था कि यार आप शिबू के हाथों मंच में माइक दे रहा हूँ, अब मंच शिबू संभालेगा। तो मैं जाता था तो मेरे लिए तालियां बजती थी। और जैसे बड़े कलाकार अगर नाम ले लिया हमारे लिए तो वही बहुत बड़ी चीज़ है। और फिर पब्लिक और तालियां बजाते, पब्लिक बोलती ये कौन सा कलाकार आ गया, इसको तो कभी देखा ही नहीं है। जब देखता था मैं करता था कॉमेडियाँ और गाने एंकरिंग जो भी करता था तो उसमें लोग हंसते थे तो बोलते हैं ये भी ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा करके लोग जानने लगे, आज बहुत प्यार मिलता है लोगों को। आप जो है निरंतर स्टेज कार्यक्रम कर रहे थे, क्योंकि उस टाइम जो है दिल्ली एनसीआर में संस्थाओं का कार्यक्रम बहुत होते थे। संस्थाएं जो है अपने उत्तराखंड की संस्कृति प्रचार प्रसार और उसके लिए लगातार हर साल कार्यक्रम करती थी, चाहे वो होली के कार्यक्रम हो, चाहे वो स्थापना दिवस के कार्यक्रम हो, चाहे उत्तरायणी मकरैनी के कार्यक्रम हो, संस्थाएं बढ़ चढ़ के। तो आपको क्या लगता है कि संस्थाओं के द्वारा जिस तरह से दिल्ली एनसीआर में अपने उत्तराखंड की संस्कृति का प्रचार किया गया है, कलाकारों को कितना फ़ायदा होता है? देखो कलाकारों की तो अगर संस्थाएं, क्योंकि संस्थाएं प्रोग्राम करती है तो कलाकारों का अगर कुछ भी मिल जाता है, क्योंकि हमारे उत्तराखंड के कलाकारों के लिए यही सब कुछ है, तो बहुत फ़ायदा होता था उससे। एक अपना जो भी है मतलब अपना घर का चाय पानी का खर्चा ही चल जाए। एक प्रोग्राम अगर ऐसी 8-10 प्रोग्राम मिल जाए तो अच्छा खासा ठीक ठाक हो जाता था, तो बहुत फ़ायदा मिलता था उस चीज़ से। आप जिस समय पे आए उस समय कैसेटों का ज़माना और एल्बम्स का ज़माना थोड़ा कम हो गया था, सोशल मीडिया ज़्यादा हैवी हो गया था। सोशल मीडिया के द्वारा जो है लोग अपनी बातों को पहुंचाते थे। साथ ही जो है उत्तराखंडी कई कलाकार ऐसे हैं जो बहुत ही टैलेंटेड हैं, मंचों पे जो एंकरिंग करते हैं, चाहे पन्नू गोसाई हो गए, मुकेश कटेच जी हो गए, ललित रावत हो गए, सिद्धार्थ पंत जी हो गए। कई ऐसे कलाकार हैं जो एंकरिंग भी करते हैं, गायकी भी करते हैं। तो उनके सानिध्य में रहकर किस तरह का एक्सपीरियंस मिला? मुझे जो हमारे उत्तराखंड के वरिष्ठ कलाकार हैं, लोक गायक कलाकार हैं, तो उनके साथ रहकर मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला उनसे। जब मैं आया लगता था कि जैसे वो कहते थे, जैसे उनको देखता था नीचे बैठ के तो मेरे को भी लगा मैं कर दूंगा, लेकिन हो नहीं पाता था। जैसे उनके साथ देखा बहुत कुछ सीखने को मिलता था उनके साथ। और वो आकर किस तरफ से माइक पकड़ रहे हैं, किस तरफ से वो गा रहे हैं, किस तरफ से वो म्यूजिक पकड़ रहे हैं, तो बहुत सीखने को मिलता है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अगर हमारे वरिष्ठ कलाकार और लोग गायक जो भी हमारे उत्तराखंड के, तो उनसे अगर उनके साथ रह के बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है और सीखा भी है और सीखेंगे भी। जिस तरह से हमने देखा है कि उत्तराखंड के कई लीजेंड कलाकार जो है, चाहे हीरा सिंह राणा जी हो गए, चंद सिंह राही जी हो गए, आपके जसपाल नेगी जी हैं, साथ में जो है आपके भास्कर ध्यानी हैं, कई ऐसे कलाकार हैं जो जिनके साथ आपने काम करा, लेकिन अब वो जो है इस दुनिया को अलविदा कर चुके हैं। कि क्या लगता है कि जिस तरह से वो अपनी पूरी ज़िंदगी अपनी मेहनत लगा देते थे, संस्कृति के लिए काम करते थे, क्या लगता है कि उनको सरकारों की तरफ से कुछ ना कुछ मिलना चाहिए? बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने पूरा अपना जीवन ही अपनी संस्कृति पर लगा दिया था। और जितना था संस्थाएं जब प्रोग्राम करती थी उसी से कमाते थे, उसी से अपने बच्चे पालते थे। अब सरकार ने ये तो है नहीं कि यार हमारा अगर वो मिल जाए तो उनके बीबियों को पेंशन मिल जाए, उनके बच्चों को नौकरी मिल जाए, लेकिन जो संस्थाएं प्रोग्राम है उसी से ही उनका घर चलता था। मैं सरकार से, उत्तराखंड सरकार से यही गुजारिश करूँगा कि ऐसे कलाकार जो भी हैं, जो चले गए हैं, जो भगवान न चाहे किसी का ऐसी घटना हो, तो उनको कुछ ना कुछ मिलना चाहिए, या उनकी नौकरी मिलनी चाहिए उनके घर वालों को, उनके बच्चों को, या उनकी पेंशन लगनी चाहिए, उनकी अगर शादी हो उनकी बीवियों को, तो पढ़ाई का खर्चा मिलना चाहिए उनके बच्चों, क्योंकि उन्होंने तो उसी से ही अपना सब कुछ किया था। आप जो है हीरा सिंह राणा जी के भी काफ़ी करीब रहे, उनके कार्यक्रमों में भी आप काफ़ी जाते रहते थे। क्या याद आ रहा है हीरा सिंह राणा जी का, और कोई अगर उनका गाना अगर आपको याद आ रहा तो? बिल्कुल, राणा जी के साथ तो मैं बेताल घाट में गया था। मैं एंकरिंग कर रहा था उस टाइम में, वहाँ बेताल घाट महोत्सव चल रहा था। तो उन्होंने देखा, अरे यार क्या क्रम से तो मैंने कहा यार आज तो गुरुजी साथ में यहाँ साक्षात हो गए, क्योंकि हमने तो कभी देखा नहीं था पहले उनको, और देखा था तो प्रोग्राम किया नहीं था, उन्होंने देखा था तो देखा, उन्होंने कहा बहुत बढ़िया, बहुत कम से आगे बहुत आखिल कर रहा है, लेकिन हमारे उत्तराखंड में यह चीज़ें बहुत ज़रूरत है। तो उन्हें जो गीत हैं अमर हैं उनके गीत, जैसे ये गीत हो आलली बाकेरी लिली छू ओ छू छू, आलली बाकेरी लिली छू, आलली लिली आलली लिली आलली लिली छू छू, आलली बाकेरी लिली छू। बहुत अच्छा गाना था उनका, बहुत अच्छा लगता है। साथ ही जो है आपने सिद्धार्थ पंत जी के साथ भी काफ़ी काम करा है, आशा नेगी के साथ आपने काफ़ी काम करा है, माया उपाध्याय, सबके साथ आपने कम्मा में काम किया। साथ ही एक आपके कलाकार थे और भी जो कॉमेडी करते थे, गोपाल सिंह रावत, राजा,
उनसे कभी मुलाकात हुई, क्योंकि वो भी बहुत बेहतरीन कॉमेडी करते थे दिल्ली एनसीआर में? बिल्कुल राजा जी से मेरी वैसे मुलाकात तो प्रोग्राम के दौरान तो नहीं, वैसे मुलाकात हुई है उनके साथ मेरी। लेकिन जब मैं छोटा था, उनके 3 आखर हो गए और पढ़ चला पढ़ हो गया, कई ऐसे कॉमेडी थी उनकी जो कैसेट टेप वाले कैसेट होते उनमें सुनता था मैं। तो मेरे घर में अगर यह जितना ऑडियो गीत चलते थे उतनी कॉमेडियाँ भी चल रही थी, क्योंकि मेरा कॉमेडी का बहुत शौक था हंसाने का, और उतने गाने भी सुनता था मैं। तो काफ़ी अच्छा लगा उनके, मैं बहुत अच्छा लगता था उनकी अगर पिक्चरें देखे और वो देखे जैसे बनाते थे, उनकी कॉमेडियाँ बनाते थे, और बहुत अच्छा लगता था उनको। कोई उनका आइटम आपको याद आ रहा हो या उनसे कुछ सीखा हुआ? उनसे तो मैंने उनकी कॉमेडियाँ देखी थी। एक कॉमेडी वो वाला था उनका, जैसे कि चल हजा, मतलब वो का मतलब मैसूनन गुठारू गुठारू लटकी रहनी, तू ये पण काय करम से पढ़ चला पढ़ भोबरू मैसूनन नौकरी करेल तो घर पर लटकी रहा था करना है। तो वो वाला बहुत अच्छा लगता है, उस टाइम बहुत ही चला भी था ये वाला। और 3 आखिर फिल्म उनकी इतनी अच्छी चली थी कि पूरा उत्तराखंड नहीं, पूरे देश विदेशों में देखा था वो फिल्म को। आप तो जो है गाना भी गाते हैं, एंकरिंग भी करते हैं और कॉमेडी भी करते हैं, लेकिन आपको कॉमेडी ही क्यों पसंद आया? क्योंकि कॉमेडी तो सबसे टफ होता है, किसी को हंसाना जो है सबसे टफ होता है, लेकिन आपको जो है कॉमेडी ही पसंद है। मुझे कॉमेडी इसलिए भी पसंद है, मेरी दादी थी, मेरी दादी जब कुछ अगर थोड़ा बहुत भी उदास रहती मैं उसको हंसाने की कोशिश करता था। तो एक दिन मेरे दादी ने कहा यार तू इतना हंसाता है, और औरतें बैठी रहती थी दादी के साथ, वो भी हंसते थे। तो उन्होंने कहा आधा जो टेंशन होता है वही भाग जाता है हमारा। मैंने ये सोचा अपने मन में, अगर ये से टेंशन, अगर एक डॉक्टर अगर इंजेक्शन लगाकर किसी को सही कर सकता है, तो मेरी कॉमेडी से अगर थोड़ी टेंशन भाग सकती है तो क्यों मैं कॉमेडी क्यों ना करूँ। तो मैंने अपने लाइफ में कॉमेडी ज़्यादा बेटर समझी। और कॉमेडी में जो है दर्शकों ने भी आपको बहुत प्यार दिया, उत्तराखंड समाज जो है आज भी जो है सिर्फ बहुत कॉमेडियन के तौर पे जो है बहुत पसंद करता है दिल्ली एनसीआर में। साथ ही साथ जो है आप बॉम्बे भी गए, महाकौतिक में भी आपने भाग लिया, थोड़ा उसके बारे में। मुंबई महाकौतिक में मैंने कभी सोचा नहीं था मुंबई महाकौतिक जैसे कौतिक में जाऊंगा करके। ऐसा युवा कॉमेडियन जो होगा पहली बार ही, मतलब कॉमेडी में पहली बार ही गया होगा कोई, और उससे पहले मेरे को नहीं लगता कोई गया होगा करके। अगर गया होगा तो कोई बहुत वरिष्ठ कलाकार, वरिष्ठ कॉमेडियन ही गया होगा वहाँ पर। तो मैंने कभी सोचा नहीं था अपने लाइफ में। मैं 2 दिन का प्रोग्राम किया वहाँ पर नवी मुंबई में, तो बहुत अच्छा लगा वहाँ पर। इतना पहाड़ी लोग देख के, मुंबई जैसे शहर में जहाँ हिंदी फिल्में बनती हैं, हिंदी फिल्म के लोगों की चर्चा होती है, वहाँ पर हमारे पहाड़ी समाज बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो मुझे मिलने का, वहाँ जाने का सौभाग्य मिला, लोगों को हंसाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ वहाँ पर, बहुत अच्छा लगा। हाँ, कोई ऐसी आइटम जो बॉम्बे में आपने सबसे ज़्यादा लोगों को पसंद की हो और लोग आपकी परफॉर्मेंस पे काफ़ी खुश हुए हों? बिल्कुल, उन्होंने मेरे को एक चीज़ ये बोली थी कि वहाँ क्या था, जैसे मंच बनाया था, मंच में पुराने ज़माने के दरवाजे लगाए थे। और मैंने देखा वहाँ पर कि यार ये चीज़ मतलब जैसे कहीं और मंच में देख रहा हूँ तो वो चीज़ नहीं दिखती है। तो उन्होंने कहा कुछ ज़माने के बारे में तू कुछ बता दे कि कैसा है, तो कुछ कविता बता दे। तो मैंने एक कविता बताई थी वहाँ, जामन जामने जमान जवान हगो, दाजू जामन जामने जमान जवान हगो, बिगड़े बिगड़ गो तो उजड़े तैयार हगो, बिगड़े बिगड़ गो तो उजड़े तैयार हगो, दाजू जामन जामने जमान जवान हगो, दाजू जामन जामने जमान जवान हगो। दूधा जगम लिमका एगो, पहले दूध दही होती थी हमारे पास, उसके जगह में लिमका आ गया। दूधा जगम लिमका एगो तो थैल बोतल मती रम का फैल गो, तो थैल बोतल मती रम का फैल गो, शैती बस शनियोस यानी कि खटमल आज घर में पाल गए, शैती बस शनियोस ला शैतान हगो, दाजू जामन जामने जमान जवान हगो, दाजू जामन जामने जमान जवान हगो। फैसना देखी बेबुड़ा है गिन जवाना, कान में डबल झुमका, हेटन में मायाली ठुमका, ये काली जींस में तेरी लाल बनियाना, तेरे फैसना देख बेबुड़ा है गिन जवाना, आहे तेरे फैसना देख बेबुड़ा है गिन जवाना। तो ये थे सिब्बू रावत, जिन्होंने जो है बेहतरीन अपनी जो है जीवन सफ़र से हमें रूबरू कराया। फिलहाल रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद भी जारी रहेगा हमारा आगे का सिलसिला इनसे। और ब्रेक के बाद हम जानेंगे कि आज का युवा पीढ़ी जिस तरह से उत्तराखंड संस्कृति से जुड़ रहा है, आज का जो गीत संगीत है उस पर ये क्या सोचते हैं। साथ ही हम इनसे जानेंगे कि क्या उत्तराखंडी कलाकार
वो मेहनताना पा रहे हैं जिसके वो हकदार हैं। क्या है इन सब बातों पे ब्रेक के बाद हम जानेंगे सिब्बू रावत से। फिलहाल रुकते हैं ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बारी फिर से आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम एक मुलाकात में। और आज हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं उत्तराखंड के बेहतरीन हास्य कलाकार सिब्बू रावत से। जी हाँ, सिब्बू रावत से। अभी तक हमने उनके शुरुआती जीवन सफर से आपको रूबरू कराया। पिछले 10-12 सालों से वो निरंतर जो है उत्तराखंड संस्कृति के लिए काम कर रहे हैं और कॉमेडियन के माध्यम से जो है उन्होंने लाखों लोगों के दिलों पर अपनी एक पहचान बनाई है। रावत अपने परिवार के साथ इंदिरापुरम गाजियाबाद में रहते हैं और उत्तराखंड संस्कृति के लिए वो लगातार काम कर रहे हैं और साथ ही जो है अपनी जॉब के साथ साथ उत्तराखंड की संस्कृति को बचाए हुए हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका जो है हमारे कार्यक्रम एक मुलाकात में स्वागत है। धन्यवाद सिलोड़ी जी। अभी तक आपने बहुत ही अच्छा मेरा एक इंटरव्यू लिया और बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आपका। मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। हम चाहते हैं कि कार्यक्रम की शुरुआत फिर से जो है कोई आपका सुंदर से, क्योंकि आप कुल सम्राट गोपाल बाबू गोस्वामी के गाने सुनते थे, बचपन से ही सुनते आ रहे हैं और उनके गाने तो सदाबहार गाने हैं। उत्तराखंड के लोगों ने बहुत गाने दिए, आपको भी उनके काफ़ी गाने पसंद हैं। कोई गीत याद आता है? मैं पहले सासा नमन करता हूँ सुर सम्राट गोपाल बाबू गोस्वामी जी को। उनके गाने हर कोई जो गाना होता था उनका, उसमें कुछ न कुछ उसका उदाहरण होता था, उसका अर्थ होता था, तो बहुत अच्छा लगता था उनके गाने सुन के। आज मैं नहीं, मेरे पिताजी क्या मेरे दादाजी भी उनके गाने सुनते होंगे और पिताजी तो सुनते ही थे। तो काफ़ी एक उनके जो गाने उनके अर्थ होते हैं, उनके गाने मेरे को बहुत पसंद है। एक गाना मेरे को उनका याद आ रहा है अभी, वो जिसमें बहुत ही अच्छे एक्टिंग भी कर रखी थी वहाँ हमारे तिवारी जी ने, रूपसा रमोते। तो दुर्गा खो जाती है, मतलब में ए दुर्गा कहाँ रह गए महाराज, मैं शैन काल देख छो भागी बता दियो। ये अलघत बिखो ती मेरी दुर्गा हरेगे, अरे चाहन चाहन मेरे कमर पटेगे, वो दाइयो कमर पटेगे, अलघत बिखो ती मेरी दुर्गा हरेगे, वो दाजू दुर्गा हरेगे। बहुत ही अच्छा गाना था उनका, बहुत अच्छा लगता था। बहुत ही सुंदर, आपने हमें भी जो है पुराने गाने याद करा दिए। आप जो है स्टेज कार्यक्रम कर रहे थे, एंकरिंग भी कर रहे थे, साथ ही जो है आप कई ग्रुपों से जुड़ गए और बड़े बड़े कलाकारों से जो है आप जो है मिलना आपका शुरू हो गया। ये निरंतर आपका चलता रहा, आप कार्यक्रम करते रहे। इतने बड़े बड़े कलाकारों के बीच में जब लोगों का प्यार मिलता है, दर्शकों का प्यार मिलता है, तो कैसा लगता है कि जितनी आपने मेहनत करी उसका फल कहीं ना कहीं? धन्यवाद सिलोड़ी जी। मैं तो पहले सिलोड़ी जी इस बात का मेरे को बहुत गर्व है कि मैं आज अपने उत्तराखंड की संस्कृति के लिए काम कर रहा हूँ। जब मैंने कभी सोचा नहीं था अपने लाइफ में कि मैं उत्तराखंड में मुझे भी कोई जानेगा। आज पूरे उत्तराखंड का इतना प्यार मिल रहा है, बड़े वरिष्ठ कलाकारों का मुझे इतना आशीर्वाद मिल रहा है, युवा कलाकारों का भी बहुत प्यार मिलता है। तो मैं अपने आप को बहुत गर्व महसूस करता हूँ। आज मैं उत्तराखंड का हूँ ये भी महसूस करता हूँ और उत्तराखंड की संस्कृति के लिए काम कर रहा हूँ, बहुत ही गर्व महसूस करता हूँ, बहुत अच्छा लगता है। एल्बम्स में काम करना अलग होता है, यूट्यूब और सोशल मीडिया में काम करना अलग होता है, लेकिन जब लाखों दर्शकों के बीच में आप कोई परफॉर्मेंस देते हैं और क्योंकि बिल्कुल आपका डायरेक्ट कनेक्शन जो है पब्लिक से होता है, दर्शकों से होता है, तो कैसा महसूस होता था? कभी कोई हिचक या कोई घबराहट कुछ होती थी? बिल्कुल सर, ये आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा मेरे से सिलोड़ी जी आपने। जब मैं पहली बार स्टेज प्रोग्राम करा ना, गांव में तो करके आया था मैं, दिल्ली में जब मैंने स्टेज प्रोग्राम किया था, यहाँ कम से कम 1500-1600 लोग बैठे थे। तो मैंने कहा मैं भी कर लूँगा ये प्रोग्राम को, मैं भी कर लूँगा। जब तक तो मेरी बारी नहीं आई थी तब तो मेरे को लगता मैं कर लूँगा। जब मेरी बारी आई पहले प्रोग्राम में और वरिष्ठ कलाकार हमारे साथ में, तो मेरे हाथ पैर काँपने लगे उस टाइम में। मैंने कहा ये तो बहुत टफ है। और वैसे तो आगे पीछे में गांव में स्कूलों में तो कई लोगों को 200-300 लोगों को तो ऐसे ही हंसा देता, लेकिन 1500 लोगों को जब मैंने देखा यहाँ पर तो मुझे बहुत ही हिचक लगने लगी पहली बार में। उसके बाद धीरे धीरे करके हिचक खुलने लगी। 2-4 प्रोग्राम अच्छे प्रोग्राम किए, उसके बाद 1000 में क्या 2000 में क्या, तो आप बिल्कुल हिचक नहीं लगती है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा प्यार मिलता है। और जो प्रोग्राम स्टेज प्रोग्राम करने में मज़ा आता है वो ये यूट्यूब और ये सोशल मीडिया में मज़ा नहीं आता उस चीज़ को। कोई और परफॉर्मेंस आपकी जो दर्शक आपको सबसे ज़्यादा डिमांड करते हो स्टेज पे, कोई और याद?
या तो जैसे कि आप एक चीज़ छू मतलब मैं कतिल जानूँ मतलब बीच से मतलब जागरण ही करता हूँ मतलब मैं जागरण में माँ के बारे में कुछ कह दिया और वो दिन कैसे आया करते थे वो दिन कैसा आया करते थे जब हम माँ की एक डांट में रोज़ आया करते थे जब माँ की एक डांट में हम रोज़ आया करते थे। आज तो नींद की गोली खाकर भी नींद नहीं आती आज तो नींद की गोली खाकर भी नींद नहीं आती। पहले माँ की एक लोरी सुनकर हम सो जाया करते थे। ये जैसे जागरण में इसको करके थोड़ा एहसास दिलाता हूँ कि माँ माँ होती है, चाहे माँ भगवती हो चाहे अपनी माँ हो। और इसमें अगर प्रोग्राम में जैसे अरे जा महाराज मैं चल इतू चंट होगो महाराज इतू चंट होगो छो के बतो स्कूल जाने में बिल्कुल। और यहाँ पर रोज फीस लीजा माँ कंप्यूटर फीस दी दियो आज यो फीस दी दियो आ वो फीस दी दियो। और भी मास्टर फोन अगर कह रहे शिबुदा तुम्हारे तो चला फीस ही सही नहीं रहे स्कूल नंदे का पढ़ा नहीं सके। अब मैं गोया जब वो महाराज वहाँ स्कूल में देखो बोले ₹1 फीस नहीं भरी है वो तो फीस कहनी भी ना कथी गुच्छी खिलाने पर ले जामो कहे महाराज वो क्रिकेट खेले नहीं जामो। अब मैं गोया जब पश्चिम में मैं रुक जा तू स्कूल नहीं गो मास्टर फोन आ रहा मैं यहाँ तू ऐसा पास हल तू बड़ा मुश्किल दी 4 किलो घ्यों दी मास्टर में एक दीम रहा धीरे में 4 में 5 में बोल्ड पेपर आ गए। आप बोल्ड पेपर आए जब मेरे को यार मास्टर है आप उनका भाई आप तो पेपर देने पड़ेंगे भैया आप नहीं खस कर दियो हम तुम घ्यों दियो गोह दियो रैस दियो। अब मैं गोया जब अब चल यार पढ़ी लिखी क्यों है ना हो लास्ट में पेपर दिन जामा बोला आराम फिर मास्टर फोन हो किलर पेपर का टाइम हो गया अभी तो तुम्हारा लड़का नहीं पहुंचा यहाँ पर। मैं गोया जब मेरे को गोया जब पीछे तो दौड़ गया कम माँ साहब हमारे घर में बहुत खतरनाक चीज़ हो गई है। बोलो क्या खतरनाक चीज़ हो गई है कैसे बताऊँ यार माँ साहब तुम्हें वो तो बता यार पेपर का लेट हो रहा है। कमर मेरी मम्मी और पापा की बहुत खतरनाक लड़ाई हो गई है। वो कब मम्मी और पापा की खतरनाक लड़ाई होगी उसमें तेरा क्या काम था। कब एक चप्पल मेरे पापा के हाथ में था एक मम्मी के हाथ में था कैसे आता स्कूल तो इसीलिए मेरे को लड़ाई में ही उनका झगड़ा निपटाने में टाइम लग गया था। तो ये इसको बहुत पसंद करते हैं वाले। यानी आप जो है अलग अलग एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं और दर्शकों को भी वो काफ़ी पसंद आता है। साथ ही जो है आप इतने टैलेंटेड आर्टिस्ट हैं कॉमेडी के साथ साथ जो है आप एक्टिंग भी और सिंगिंग भी साथ में लिखनी भी करते हैं। तो कभी सोचा नहीं कि मैं भी एल्बम करूं या फिल्मों में काम करूं क्योंकि उत्तराखंड की वीडियो फिल्में काफ़ी बनती हैं। कभी फिल्मों से ऑफ़र आया आपको? अभी तक वैसे फिल्मों में ऑफ़र नहीं आया मुझे और एक बार ऑफ़र आया था वो कोरोना काल में वो कैंसिल हो गया था। बीच में एक ऑफ़र आया था 1 साल पहले की बात है। उससे पहले मैं सोचता हूँ कि मैंने लिखी हैं मैंने अपनी कॉमेडियाँ स्टोरियाँ लिखी हैं। अब बजट नहीं हो पाता उतना अगर जाऊँ तो मुझे बजट चाहिए कैमरामैन चाहिए 2-4 अपने साथी एक्टर चाहिए सबको उनके हिस्से का देना भी पड़ेगा और टाइम भी देना पड़ेगा। अब मेरे पे इतना बजट नहीं हो पाता है तो इसलिए मैं अपने फिल्म बनाने की जो भी है छोटी मोटी ऐसी अपने एक छोटी सी लड़की लेकर भांजी लेकर उसी को थोड़ा घर में बना लेता हूँ सोशल मीडिया। हाँ सोशल मीडिया के माध्यम से वैसे मतलब फिल्मों में इसमें अभी तक अगर आगे मौका मिलेगा तो ज़रूर करूँगा और कहीं से भी आए तो ज़रूर जाऊँगा ज़रूर मैं इस चीज़ को करूँगा। और अभी अपने लिए बजट इतना हो नहीं पाता है तो इसलिए अपना फिल्म नहीं बनाता। अभी जो है आपको फ़िलहाल 10-12 ही साल हुए हैं उत्तराखंड फिल्म इंडस्ट्री के अंदर, लेकिन क्या लगता है आपको आप कितने संतुष्ट हैं उत्तराखंड फिल्म इंडस्ट्री से और क्या लगता है कि जो प्यार सम्मान आपको मिलना था वो मिल रहा है? सिलोड़ी जी मैं तो तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ वाली संस्थाओं का चाहे वो कहीं भी हो चाहे दिल्ली में हो उत्तराखंड में हो या पंजाब में हो। मैं पंजाब में भी लुधियाना में प्रोग्राम करके आया हूँ बहुत अच्छी प्रोग्राम हुआ था वहाँ पर। मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ जिनकी वजह से आज हमारी संस्कृति जीवित है क्योंकि वो हमेशा चाहे उत्तरायणी के हो बसंत पंचमी हरेला कहीं पर भी हो सभी का प्रोग्राम कराती है तो अपनी संस्कृति उस समय भी बची रहती है। और फिर पब्लिक का प्यार ऐसे हमेशा मिलता रहे और हम अपनी संस्कृति को बचाते रहें और पब्लिक का हमेशा प्यार मिलता रहे। यानी आप कह रहे हैं कि आप निरंतर जो है उत्तराखंड के लिए काम करते रहते हैं, आगे भी जो है आने वाले टाइम पे आपके क्या क्या प्रोजेक्ट आ रहे हैं कुछ उसके बारे में? प्रोजेक्ट है मेरे अभी आज जैसे पहाड़ी नौकर देसी मालकिन मैंने प्रोजेक्ट अभी निकाला था। हालांकि मेरा यूट्यूब चैनल थोड़ा नया है और थोड़ा सा कम व्यूज हैं उसमें। और अभी कुछ मैं नया एक कस्टमर केयर पहाड़ी कॉमेडी में कस्टमर केयर लाने वाला हूँ कुछ दिनों में कि कस्टमर केयर से बात करने वाला। और फिर आगे वो देखो कि और 2-4 प्रोजेक्ट और बना रखे मैंने उसमें भी बात होती रहेगी। कोई और गाने आपको याद आ रहे हो किसी
हमारे उत्तराखंड के सुपरस्टार ललित मोहन जोशी जी, बड़े भाई, जो कि बहुत अच्छे मित्र हैं हमारे, बहुत ही अच्छा सपोर्ट भी करते हैं। लुधियाना में मुझे उनका मंच संचालन करने का पहला बार मौका मिला, तो बहुत अच्छी दोस्ती भी। उनके गाने बहुत अच्छे हिट होते हैं उत्तराखंड में, बहुत ही अच्छी, बहुत ही सुरीली आवाज़ है उनकी। तो उनके एक दो गाने याद आ रहे हैं मुझे। ये गाना पंछी हाना उड़ी आना, मैं तेरी मुलुका देख देखना, यो हिया मैं तेरी माया, तेरे बिना मेरो मन नहीं लागना। ये गाना बहुत ही सुरीली आवाज़ है और बहुत ही अच्छा गाना, मैं इसको डेली सुनता हूँ। और एक वाला गाना हो जो आज नहीं, बहुत पहले से बारातों में बजता है, नैनीताल की माधुली हिट मेरे दगड़ा, नैनीताल की माधुली हिट मेरे दगड़ा, घूमियाली धरे चूलले नमा, ओए होए घूमियाली धरे चूलले नमा। बहुत ही अच्छा गाना है और ऐसी काफ़ी अच्छे अच्छे गाने उनके हैं अभी। आमा बुबू काका काकी दादा बौजी सबू के मैं शिव रावता नमस्कार महाराज। और तुम्हारा प्यार आशीर्वाद सहयोग हमेशा मगर मिलना रह जो। और तुम्हार जो आतला मगर जो प्यार दे रहो मका आज तुम धरती में से मार्शो डॉ टुगनीम तरह रख रहो, ऐसा हमेशा तुम्हारा प्यार आशीर्वाद मिलना रह जो। और तुम घर में आया कलाकारों को प्यार देना रह जा, हम उत्तराखंड गीत सुनना रह जा और मेरे कॉमेडी लो सुनना रह जा। आगे ना तुम जी भलो भल कॉमेडी लोल और ये तुम सबू का मैं तहे दिल प्रणाम करूँ, नमस्कार करूँ और खास कर पहला करूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। शिबू रावत जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए, एक मुलाकात में आपका तहे दिल से हम धन्यवाद करते हैं। मैं सिलोड़ी जी आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ मैं, जो आज मुझे आपने अपना कीमती समय दिया और मेरे लिए आज एक सुखद दिन है आज ये। और आपकी न्यूज़ के माध्यम से मैंने कई कलाकारों के इंटरव्यू देखे हैं और उनके परिचय सुना है, उनके बारे में देखा है, उन्होंने कितना संघर्ष किया। आज उन्हीं कलाकारों में से एक मेरे को भी आपने एक कलाकार जोड़ दिया है वहाँ पर और बहुत ही अच्छा लगा आपसे मिलकर। मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ सिलोड़ी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार आपको बहुत। देखिए, हमारी तो कोशिश ही रहती है कि उत्तराखंड के हर कलाकार को जो है एक मंच मिले, चाहे वो पुराना कलाकार हो चाहे नया कलाकार हो। हमारी कोशिश रहती है कि उसको एक मंच दिया जाए जिससे कि वो अपनी संस्कृति के लिए आगे काम करता रहे और उसकी पहचान बनी रहे। आज आप हमारे कार्यक्रम में आए, आपका तहे दिल से धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सिलोड़ी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो है आपको रूबरू कराया उत्तराखंड के हास्य कलाकार शिबू रावत से और शिबू रावत के जीवन सफ़र से हमने आपको जो है रूबरू कराया, साथ ही उनके जीवन के शुरुआती दिनों में और अभी तक के सफ़र को हमने बड़े बेखूबी से आपके सामने रखा है। उम्मीद करते हैं कि इस युवा कलाकार को आप पसंद करेंगे, आने वाले उसके प्रोजेक्ट को पसंद करेंगे और जिस तरह से उत्तराखंड संस्कृति के प्रति इसका प्रेम है, प्यार है। लगता है कि इस तरह के युवाओं का उत्तराखंड संस्कृति से जुड़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये आगे जो है संस्कृति को बढ़ाने में अहम भूमिका रखेंगे। साथ ही जिस तरह से शिबू रावत कॉमेडी के माध्यम से जो है दर्शकों को हंसाते हैं दिल्ली NCR सहित उत्तराखंड में, उम्मीद करते हैं कि आगे आने वाले समय में जो है ये फिल्मों में भी नज़र आए। हम तो उम्मीद करते हैं कि ये बॉलीवुड में भी जाएं, बड़े बड़े फिल्मों को करें, क्योंकि उत्तराखंड की जिस तरह की कला है, जिस तरह का इनका हुनर है, अपने आप में दर्शाता है कि शिबू रावत एक बहुत ही टैलेंटेड आर्टिस्ट है। फिलहाल आज हमारा कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। अपने सहयोगी मनोज के साथ कार्यक्रम को हम यहीं समाप्त करते हैं। आज का कार्यक्रम हमारा यहीं समाप्त होता है और आगामी एपिसोड में फिर हम किसी और उत्तराखंड की हस्ती से आपकी मुलाकात कराएंगे। जब तक मुझे हमें इजाज़त।